हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक विज्ञान मेरा गुलाम। संजय गुप्ता पेश करते हैं विज्ञान मेरा गुलाम। लेखक हनीफ अजहर, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन नरेश कुमार, रंग वसुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। मैं रतन डागा। आज मुझे ये मानने से कोई संकोच नहीं कि जब से मैंने होश संभाला मुझे एक ही चीज़ सबसे प्यारी लगी, दौलत। और मुझे यह मानने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती कि दौलत कमाने के लिए मैंने हर काम किया, चाहे वो काम अच्छा था या बुरा। और मेरे द्वारा किए गए कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम था उस प्रोफेसर कमल कुमार का सहयोगी बनना, जो परमाणु और प्रियंका जैसी सुपर पावर का निर्माता था। प्रोफेसर कमल कुमार की कार्यप्रणाली देखकर मुझे एक झटके में ही ढेरों दौलत कमाने का एक ज़ोरदार साधन मिल गया। मेरे दिमाग में परमाणु और प्रियंका जैसे सुपर हीरो बनाकर और उनके बल पर अरबों खरबों कमाने की योजना बनने लगी। लेकिन उस समय अपनी योजना को सफल बनाने की ना मेरे पास योग्यता थी और ना ही साधन। इसलिए प्रोफेसर कमल कुमार को दौलत का लालच देकर मैंने उसे अपनी योजना में काम करने को मनाना चाहा, और ऐसा करके मैंने मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दौलत कमाने के लिए अपने देश और अपने ज़मीर से गद्दारी करना तुम्हारे उसूल हो सकते हैं, मेरा नहीं। चले जाओ यहाँ से। उसने बेइज्जत करके मुझे अपनी लैब से निकाल दिया। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया कि प्रोफेसर कमल कुमार को मैं अपने कदमों में झुकाकर उसे अपना गुलाम बनाऊंगा और उसके बल पर अपने इशारे पर नाचने वाले सुपर हीरोज़ का निर्माण करके रहूंगा। अपने ठाने हुए को पूरा करने के लिए मैंने सैकड़ों तरीके अपनाए। कई सुपर विलेंस को सुपारी देकर उनसे उसका अपहरण करवाने की कोशिश की। उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और उसके राज जानकर उसे ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन हर बार परमाणु ने उसे बचा लिया। इस बीच मैंने सबसे बड़ा राज ये जाना कि इंस्पेक्टर विनय ही असल में परमाणु है, और प्रोफेसर कमल कुमार के घर के नीचे ही वह सीक्रेट लैब है जहाँ से प्रोफेसर सारी दिल्ली पर नज़र रखता है। लेकिन ये सारी जानकारी किसी काम न आई, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर विनय को फंसाने के लालच में उसकी मामी यानी प्रोफेसर कमल कुमार की बीवी और अपनी प्रेमिका की हत्या करने की बेवकूफ़ी कर बैठा। मेरी इस बेवकूफ़ी ने विनय उर्फ परमाणु को तिलमिला कर रख दिया। वह अपने ऊपर से हत्यारे का इल्ज़ाम हटाने और अपनी मामी के हत्यारे की खोज में पागलों की तरह जुट गया। जल्दी वह मुझ तक पहुंचा और मेरे खिलाफ सारे सबूत जुटाकर मुझे यहाँ जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन जेल की सलाखें मेरे अरमानों, मेरे सपनों को कैद न कर सकी। बाहर मौजूद मेरे साथी पैसा पानी की तरह बहाकर मुझे जेल से छुड़ाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। अब पता नहीं मैं सलाखों के पीछे से निकल पाऊंगा भी या नहीं, अपने सपने को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। रतन डागा, तुम्हारी मिलाई आई है, चलो। मेरी मिलाई? मुझसे मिलने कौन आया है? मैकेनिक। मैकेनिक कहते हैं मुझे। WVS यानी वर्ल्ड विलेन सोसाइटी की तरफ से मुझे तुम्हें छुड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो तुम मुझे जेल से छुड़ा सकते हो? कैसे कैसे करोगे तुम ऐसा? जवाब में अपनी बंद मुट्ठी खोल दी मैकेनिक ने, अपने इन छोटे छोटे मगर नायाब सिपाहियों की बदौलत। ये क्या है? ऑटोमेटिक माइक्रो टूल्स। इन माइक्रो टूल्स की बदौलत तुम्हें आज रात जेल की सलाखों और दरवाज़ों को धाराशाही करके जेल की छत पर पहुंच जाना है, जहां तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी बनाई सुपर पावर न्यूट्रॉनो पहले से ही मौजूद होगी। ओह, अपनी बनाई सुपर पावर न्यूट्रॉनो को तो मैं भूल ही गया था। लेकिन क्या ये छोटे छोटे टूल्स मुझे यहाँ से निकाल पाएंगे? तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें रात को मिलेगा, तब जब मेरे ये नन्हे सिपाही अपने आप सक्रिय होंगे और तुम्हारे बैरक की मोटी सलाखों को ऐसे काट डालेंगे जैसे गर्म छुरी मक्खन को काटती है। रास्ते में मौजूद गेट के मोटे मोटे नट बोल्टों को खोलकर गेट को ज़मीन पर ऐसे चित्त कर देंगे जैसे WWF का पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को चित्त करता है। वाह! मैकेनिक के छोटे छोटे औजार इतने बड़े बड़े चमत्कार करेंगे तो मैंने सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं जेल की छत पर आ पहुंचा हूं, लेकिन क्या यहाँ न्यूटॉनो मौजूद होगा? वह रहा, अंधेरे में खड़ा हुआ। वह मुझे यहाँ से लेकर उड़ जाएगा। चलें? हाँ चलो। वापस जेल में। धड़ाक! तो तुम न्यूटॉनो नहीं हो, तुम तो परमाणु। बिल्कुल ठीक पहचाना। जेल के कंट्रोल रूम में लगे क्लोज सर्किट टीवी स्क्रीन पर जब बैरक नंबर 4 का गेट गिरता दिखाई दिया तो उन्होंने मुझे सूचित कर दिया और मैं बिना कोई पल गंवाए यहाँ पहुँचा। था! अब मैं तुझे वापस जेल में ले जाऊंगा और खुद ये इंतज़ाम करूंगा कि तेरी आत्मा भी जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल पाए। उफ! लेकिन तेरी आत्मा तेरे शरीर से ज़रूर निकलेगी। परमाणु? ओ, ये कौन? मुझे न्यूटॉनो कहते हैं। मुझे बॉस को लेने के लिए यहाँ पहले ही पहुँचना था, लेकिन लेट हो गया, इसलिए अब आया हूँ। लेट आयो न्यूटॉनो, लेकिन फिर भी सही समय पर आयो। इसे लम्बलेट करो। ये मुझे लम्बलेट करे उससे पहले ही मैं इसका आमलेट बना दूंगा। एक पल में ही परमाणु जीत की ओर अग्रसर हो गया। ओह! परमाणु ने मुझे अपनी परमाणु रस्सियों में जकड़ लिया। न्यूटॉनो, अपनी छाती पर लगा पीला स्विच दबा और इससे छूट। शाबाश!
अब अपनी छाती पर लगे लाल स्विच को दबा और इसका किस्सा खत्म कर। लाल स्विच दबाते ही उसके शरीर से निकलकर मुझ पर अजीब से कणों की बारिश सी हो गई है। लेकिन ये कण मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, फिर ये मेरा किस्सा कैसे खत्म करेंगे? परमाणु को उन कणों के नुकसान का पता थोड़ी देर से चला। ओ, ये क्या हो रहा? मुझे अपने शरीर में अजीब सी हलचल होती क्यों महसूस हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा शरीर तेजी से गर्म होता जा रहा है? और ये क्या, मैं अपने वार भी ढंग से नहीं कर पा रहा। उफ! तेरी खराब होती हालत बता रही है परमाणु की तुझ पर न्यूट्रॉनों के वारों का असर होने लगा है। तेरा शरीर कोयले की तरह दहकता जा रहा है। तेरा मस्तिष्क शून्य में खोने के लिए बेताब है। क्यों, ऐसा ही हो रहा है ना परमाणु? चल मैं तुझे बताता हूँ। असल में न्यूट्रॉनों अपने शरीर से जो कण छोड़ रहा है वह न्यूट्रॉन है। और तेरे शरीर में मौजूद परमाणु पावर असल में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संयोजित रूप है। न्यूट्रॉनों द्वारा छोड़ी जाने वाली न्यूट्रॉन पावर तेरे शरीर में न्यूट्रॉन की मात्रा को बढ़ाकर परमाणु पावर के संतुलन को बिगाड़ रही है। इसलिए अब तू इस दुनिया में कुछ ही देर का मेहमान है परमाणु। पावर का यह बिगड़ा संतुलन तेरे शरीर को बम की तरह फाड़ डालेगा। ओह! अगर रतन डागा डागा का कहना सही है तो मैं सच में मुसीबत में हूँ। मुझे इस मुसीबत को टालना होगा, अपने शरीर को बम की तरह फटने से रोकना होगा। और ऐसा तभी होगा जब न्यूट्रॉनों द्वारा छोड़े जा रहे न्यूट्रॉन मेरे शरीर से न टकराएं। इसके लिए न्यूट्रॉनों के शरीर से न्यूट्रॉन का छूटना बंद करना होगा। फड़ाक! और ऐसा तभी होगा जब मैं न्यूट्रॉनों की छाती पर लगे इस लाल स्विच को ऑफ करूंगा, जिसके दबाने से न्यूट्रॉनों के शरीर से न्यूट्रॉन छूटने लगे थे। ओह! परमाणु ने लाल स्विच को ऑफ कर दिया। उसे जल्दी से दोबारा ऑन कर न्यूट्रॉनों। अब न्यूट्रॉनों लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी छाती पर लगे लाल स्विच को मैं ऑन और ऑफ होने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। भड़ाक! ओह! परमाणु ने लाल स्विच तोड़ दिया। हाँ, और अब मैं उसके दांत तोड़ रहा हूँ। ओह! इस तरह तो ये तुझ पर भारी पड़ जाएगा न्यूट्रॉनों। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बाजू पर लगे हरे स्विच को नष्ट कर डाल। जल्दी कर। कड़ाक! जैसे ही न्यूट्रॉनों ने हरे स्विच को नष्ट किया, आ, आ, अरे राम! वैसे ही रतन डागा के अलग से वह वहशी ठहाका गूंज उठा। हा 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 हा! हरे स्विच के नष्ट होते ही न्यूट्रॉन तबाही का दूध बन गया परमाणु। स्विच के नष्ट होते ही न्यूट्रॉनों का पूरा शरीर एक भयानक बम में बदलने लगा है। कुछ ही सेकंडों में न्यूट्रॉनों का शरीर पूरी तरह एक ऐसे बम में बदल जाएगा जो इस जेल के साथ साथ दिल्ली को भी खत्म कर डालेगा। ले, बम बनते न्यूट्रॉनों के शरीर में तेजी भी आ गई है। अब तू मुझे आराम से जेल में लेकर चल सकता है, क्योंकि जहाँ सारी दिल्ली खत्म होने जा रही है वहाँ मैं जेल से भागकर कहाँ बचूंगा। आओ! मैं जानता हूँ यहाँ से भागने के लिए ही तूने ये चाल चली है कमीने, लेकिन तेरी ये चाल कामयाब नहीं होगी। ना मैं तुझे यहाँ से भागने दूंगा और ना बम बन चुके न्यूट्रॉनों को दिल्ली की धरती पर फटने दूंगा। मैं इसे अंतरिक्ष में छोड़कर आता हूँ, तब तक तुम इसे गिरफ्तार करो। बेकार है मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश, क्योंकि मेरे साथ मैकेनिक के वे ऑटोमेटिक टूल्स हैं जो तुम्हारे हथियारों को बेकार भी करेंगे और इन परमाणु रस्सियों को मेरे शरीर से काट कर मुझे यहाँ से भाग जाने का मौका भी देंगे। नीचे क्या हुआ था परमाणु को इसकी खबर नहीं थी। वह तो बहुत ऊपर न्यूट्रॉन रूपी बम को नष्ट करने में व्यस्त था। पड़ा! उफ! सही समय पर मैंने इसे दूर उछाल दिया। कहीं ये मेरे हाथों में ही फट जाता तो उसके साथ मेरे भी चिथड़े उड़ जाते। अब मुझे जल्दी से नीचे पहुंचकर वहाँ के हंगामे को देखना है। नीचे अब परमाणु के देखने लायक कुछ नहीं बचा था। ओह! आखिर रतन डागा निकल भागने में कामयाब हो ही गया। और ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि रतन डागा चोट खाए हुए सांप की बात ही ऐसा वार करेगा जो बहुत भारी पड़ेगा। ट्रिन ट्रिन। हेलो, इंस्पेक्टर विनय स्पीकिंग हियर। तू सारी दुनिया से बोल सकता है कि तू इंस्पेक्टर विनय बोल रहा है, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि तू इंस्पेक्टर विनय के साथ साथ परमाणु भी बोल रहा है। रतन डागा? बिल्कुल सही पहचाना। तूने पहचाना ही था, क्योंकि तू इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि सारी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो ये जानता हूँ कि तू ही इंस्पेक्टर विनय है और तू ही परमाणु। खैर छोड़ो इसे, और वो दो कारण सुन जिसके लिए मैंने तुझे फ़ोन किया। नंबर एक, मैं तुझे तेरी उस नाकामी की बधाई देता हूँ जो मेरे फ़रार होने के बाद तेरे हाथ लगी। नंबर दो, अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं तुझ पर ऐसी चोट करने जा रहा हूँ जो मेरे सपनों को पूरा भी करेगी और तुझ पर ऐसी मार भी करेगी कि तू ठीक वैसे ही अपना सिर थाम कर रोएगा जैसा अपनी मामी को खोकर रोया था। हा 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 हा! खटाक! फ़ोन कट चुका था। ओह! लेकिन रतन डागा का कहा गया एक एक शब्द अभी भी इंस्पेक्टर विनय के कानों में गूंज रहा था। जेल से आज़ाद हुआ रतन डागा अब सीधा मुझ पर वार करने जा रहा है। क्या होगा उसका व्यवहार, जो मुझे उसी तरह रुलाएगा जैसे मैंने मामी को खोकर रोया था? मुझे रतन डागा की इस पहेली का हल जल्दी से जल्दी ढूंढना है, ताकि मैं इसके वार से बचने का भी और इसके जवाब देने का भी इंतज़ाम कर सकूं। विनय उस परमाणु की समझ में जो वार नहीं आ रहा था, रतन डागा उसे करने निकल भी चुका था। परमाणु पर अपना वार मैं उसके मामा प्रोफेसर कमल कुमार को अपने वश में करके करूँगा,
जो मेरे सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वैसे भी अब मेरे पास अपने उस सपने को पूरा करने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। हम प्रोफेसर कमल कुमार के बंगले पर पहुंच चुके हैं ढाका साहब। गुड। जो भी रोकने सामने आए उसे खत्म कर दो। बंगले में कोई नहीं था जो उन्हें रोकता। जल्दी सभी तैयार हो जाओ। प्रोफेसर कमल कुमार की लैब में पहुंचने का हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। इस तस्वीर की एक आँख को पुश करो। उस तस्वीर की आँख दबाने के साथ ही इस तरफ मौजूद बाथरूम की एक दीवार तेज़ी से एक तरफ हट जाएगी। फिर हमें उस बाथरूम के अंदर प्रवेश कर जाना है और वहाँ मौजूद तीनों नलों को चला देना है। ये चलते हुए तीनों नल 3 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाएंगे। इसी के साथ बाथरूम का फर्श किसी लिफ्ट की तरह हमें लेकर नीचे बढ़ने लगेगा। बढ़ रहा है। गुड। अब हम थोड़ी देर में प्रोफेसर कमल कुमार की लैब में पहुंच जाएंगे। सभी तैयार हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद लिफ्ट रुकी। बाथरूम का वह फर्श उन्हें लेकर जहाँ पहुंचा वह प्रोफेसर कमल कुमार की लैब नहीं बल्कि था गटर। ये तो हम गटर में आ पहुंचे ढाका साहब। क्या यही गटर प्रोफेसर कमल कुमार की लैब है? आओ, मजाक करता है मुझसे। प्रोफेसर ने अपनी लैब तक पहुंचने वाले रास्ते को बदल दिया है। बाहर निकलो, यहाँ की दीवारों को बारूद से उड़ा दो। किसी दीवार के पीछे तो प्रोफेसर कमल कुमार की लैब होगी। इस दीवार के पीछे एक लैब नज़र आ रही है। बड़ा, यही प्रोफेसर कमल कुमार की लैब है, लेकिन यहाँ तो कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ मौजूद हर मशीनों पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। हर यंत्र जंग खाया हुआ है। मुझे तो लगता है यहाँ मौजूद किसी भी चीज़ को किसी ने वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब प्रोफेसर ने अपना ठिकाना बदल लिया है। कोई बात नहीं, ठिकाना बदल कर भी वह मुझसे नहीं बचेगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मुझे प्रोफेसर कमल कुमार के ठिकाने के बारे में बताएगा, चाहे प्रोफेसर 7 पाताल में भी छिपाओ तब भी। जाते जाते अपने गुस्से के कहर की निशानी छोड़ना नहीं भूला था रतन टागा। बड़ा ब्रूम। और उसी निशानी ने इंस्पेक्टर विनय और परमाणु के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ओह, कोई मामा जी के बंगले को तहस नहस करके उनकी बंद हो चुकी गुप्त लैब तक पहुंच गया। ओह, वो कोई और नहीं बल्कि रतन टागा था। रतन टागा को ही ये पता था कि इस बंगले के नीचे लैब है, लेकिन रतन टागा ने लैब पर हमला क्यों किया? एक ही कारण हो सकता है इसका। रतन टागा यहाँ मामा जी को काबू में करने आया होगा, और उसने ऐसा निश्चय ही इसलिए किया क्योंकि वह नहीं जानता कि मामा जी वर्षों से इस लैब में नहीं बल्कि अस्पताल में पड़े हुए हैं, और उनके इस लैब के स्थान पर हमने दूसरी जगह लैब बना दी है जहाँ का संचालन प्रबोध देखता है। रतन टाका का यही वार था जो मुझे उसी तरह रुला सकता है जैसे मैं मामा जी के मरने पर रोया था। मुझे तुरंत ही अस्पताल पहुंचकर मामा जी की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी करनी होगी, क्योंकि रतन टाका जैसे घाघ आदमी से ये बात ज़्यादा देर छिपी नहीं रहेगी कि मामा जी कहाँ हैं। विनय का सोचना एकदम सही था। दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। CNN मतलब क्राइम न्यूज़ नेटवर्क। CNN साहब, मैं जिस प्रोफेसर कमल कुमार की बात कर रहा हूँ उसका हॉस्पिटल से कोई संबंध नहीं है। मैं तो उस प्रोफेसर कमल कुमार की बात कर रहा हूँ जो भारत का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, परमाणु और प्रियंका जैसी सुपर पावरों का निर्माता है, और दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर विनय कुमार का मामा है। तुम्हारा जानी दुश्मन है और तुम्हारी उस प्रेमिका का पति है जिसको तुमने मार डाला। एम आई राइट मिस्टर डागा? यस CNN साहब, मैं उसी प्रोफेसर कमल कुमार की बात कर रहा हूँ। अब आप अपने नेटवर्क से सर्च करके बताइए कि इस समय वह कहाँ है। ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल के कमरा नंबर 9 में। कोमा की हालत में 4 साल पहले डॉक्टर डेंजर और डॉक्टर वायरस के साथ हुई परमाणु की मुठभेड़ में वो कोमा में पहुंच गया था। तभी से वो वहीं पड़ा हुआ है। कुछ समय पहले जादूगर शाकुरा के कारण वह थोड़े समय के लिए होश में आया था, लेकिन फिर कोमा में पहुंच गया। ओह, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। जो बात किसी को मालूम नहीं होती वह CNN को मालूम होती है। तभी सारी दुनिया के अपराधी CNN की चौखट पर माथा टेकने और करोड़ों रुपए की भेंट चढ़ाकर जानकारियाँ हासिल करने आते हैं, और जानकारी के मामले में CNN का नेटवर्क सबसे तेज़ है। लो, मैंने तेज़ी की बात की है तो प्रोफेसर कमल कुमार से संबंधित ताज़ा जानकारियाँ नेटवर्क पर आ रही हैं। ओह, ये ताज़ा जानकारियाँ तो तुम्हारे लिए मुसीबतों का ढेर लेकर आ रही हैं। इंस्पेक्टर विनय को तुम्हारे मंसूबों का पता चल चुका है। उसने गृह मंत्रालय से आदेश लेकर प्रोफेसर कमल कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि क्या हुआ? प्रोफेसर का तो दूर, तुम उसके पाँव की धूल का भी अपहरण नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से अब तुम्हें कोमा में पड़े प्रोफेसर कमल कुमार का अपहरण करने का इरादा छोड़ देना चाहिए। नहीं, और वैसे भी एकदम ताज़ा जानकारी के अनुसार अब प्रोफेसर कमल कुमार ज़्यादा देर तक कोमा में नहीं रह सकता, क्योंकि देश के लिए उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर यह फैसला हुआ है कि राजनगर में रहने वाले देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अनीस रज़ा को दिल्ली में बुलाया जाए। कल डॉक्टर अनीस रज़ा दिल्ली पहुंच रहा है। ये डॉक्टर अनीस रज़ा कौन है? इंसानी दिमाग का एक प्रसिद्ध डॉक्टर, सुपर कॉप के नाम से प्रसिद्ध इंस्पेक्टर स्टील का निर्माता। इंस्पेक्टर अमर नामक एक मुर्दा सिपाही के दिमाग को लेकर उसने इंस्पेक्टर स्टील जैसा कानून का रखवाला बनाया। उसकी इस उपलब्धि के कारण उसे प्रोफेसर के इलाज के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है। कुछ और जानना है? नहीं, जितना मैं जान गया हूँ वही बहुत है, और इसी जानकारी के बल पर मैं अपने प्लान में थोड़ा फेरबदल करूँगा।
इंस्पेक्टर विनय ने प्रोफेसर कमल कुमार की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कोई बात नहीं, जल्दी वह खुद प्रोफेसर को लेकर मेरे पास आएगा, क्योंकि अब मेरा शिकार प्रोफेसर कमल कुमार नहीं बल्कि बनेगा डॉक्टर अनीस। अमर, इसकी आवाज़ बंद करो, अब ये चिल्लाने ना पाए। इसे गाड़ी में डाल, जल्दी गाड़ी भगाओ। नहीं भगा सकता, उस अनोखी कार के सामने के रास्ते को रोक लिया है। हैरानी की बात यह है कि उस कार को चलाने वाला कोई ड्राइवर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वह कार हमें रोक नहीं पाएगी। हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, उतरो इस गाड़ी से और ऐसी ही किसी रुकावट से निपटने के लिए इंतज़ाम की गई उस स्टेशन वैन तक पहुँचो। लेकिन स्टेशन वैगन भी उनके काम ना आई, भड़ाक, क्योंकि अब वह काम आने की हालत में ही नहीं थी। उस स्टेशन वैगन को उस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार था इंस्पेक्टर स्टील। यू आर अंडर अरेस्ट, अटैकिंग मोड। इंस्पेक्टर स्टील, ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? पता चल जाएगा, पहले अपने हथियारों को हाथों से छोड़ो और खुद को मेरे हवाले करो। उफ। इंस्पेक्टर स्टील से पहले मैं बताता हूँ कि तुम्हारी ये मुसीबत यहाँ पहुँची कैसे। जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम मेरा अपहरण करने वाले हो, मैंने अपने जिगरी दोस्त अमर यानी इंस्पेक्टर स्टील को आवाज़ दी और वह आवाज़ मेरे शरीर में फिट विशेष ट्रांसमीटर के जरिए तुरंत इंस्पेक्टर स्टील तक पहुँच गई। अब तुम सबको वह जेल पहुँचाएगा। ओह, तो तेरे बुलावे हुए इंस्पेक्टर स्टील यहाँ पहुँचा है, यानी तेरी जान की उसे बहुत चिंता है। देखते हैं। ओह, रुक जा इंस्पेक्टर, नहीं तो तेरे यार की मुंडी काट कर फेंक दूंगा। ओह, बी अलर्ट, अपनी पिस्टल फेंक, हमें जाने दे, पीछे हट। इंस्पेक्टर स्टील अपराधी को बचकर नहीं जाने दे सकता। टारगेटिंग, किसी भी कीमत पर नहीं। टारगेट ऑनलाइन, फायर। अनीस के साथ ही गड़बड़ होकर गिरा उसका अपहरण करता। उफ, अनीस, तुम ठीक तो हो ना? आई। अनीस को नुकसान होने की आशंका ने इंस्पेक्टर स्टीव को तड़पा डाला था, लेकिन मुझे क्या हुआ भाई, एकदम ठीक ठाक हूँ। वो तो उस बदमाश को लगे धक्के से उसके साथ मैं भी गिर गया। ओह, तुझे क्या हुआ? मेरे चक्कर में तू इतना परेशान क्यों है? क्या तुझे अपने निशाने पर भरोसा नहीं? क्या तूने मेरे पैरों के नीचे से दिखते उस बदमाश के पैरों का निशाना लेकर गोली नहीं चलाई थी? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। यूं ही नहीं, मैं तुझे बताता हूँ कि तू क्यों ये सब पूछ रहा है। मुझे गोली लगने के ख्याल ने तेरे दिमाग में दौड़ते लहू को जमा दिया है। मुझे खरोंच लगी है, यह सोचकर तेरे पेसमेकर की धड़कनें रुक गई। तेरी फाइबर की कृत्रिम नसें एक पल के लिए ठंडी पड़ गई। तेरा मजबूत स्टील का शरीर पत्थर सा हो गया। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, वो तो तू लाख मनाकर लड़खड़ा गई। तेरी यांत्रिक आवाज़ इस बात की गवाही दे रही है कि बात वही है जो मैं कह रहा हूँ। तेरे इंसानी दिमाग के साथ साथ तेरा स्टील का शरीर भी मेरे अहित की सोचकर कांप जाता है। अरे पगले, जिसका तेरा जैसा यार हो भला उसका अहित हो भी कैसे सकता है? उसे ये इंसान तो क्या, शैतान भी नहीं छू सकता। वैसे ये खब्बीश की औलादें हैं कौन, और ये मेरा अपहरण क्यों करना चाहते थे? ये तो तफ्तीश और पूछताछ से पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अपहरण की इस कोशिश ने यह सवाल उठा दिया कि तुम्हें कल दिल्ली जाना चाहिए या नहीं। भला मेरे इस अपहरण की कोशिश का मेरे दिल्ली जाने से क्या संबंध? प्यों प्यों। और वैसे भी अगर कोई संबंध होता भी है तो मैं ना रुकता, तो भी मैं ना रुकता, क्योंकि मुझे प्रोफेसर कमल कुमार नामक ऐसे आदमी के दिमाग को कोमा से बाहर निकालने का मौका मिला है जो देश के टॉप वैज्ञानिकों में से एक है। उसके कोमा से बाहर आने का मतलब है देश की वैज्ञानिक शक्तियों में चार चांद लग जाना। हर वक्त अपने दिमाग को कानूनी दांव में उलझाकर मत रखा कर, कभी यारों वाली भी बात किया कर। ऐसा है तो चल तुझे पेप्सी पिलाऊं, पुलिस या रौब झाड़ कर? नहीं भाई, अपनी उस तनख्वाह में से पेप्सी के पैसे कटवाऊंगा जो वर्षों से हेडक्वार्टर में ही जमा होती आ रही है। ये हुई ना यारों वाली बात। अनीस रजा अपने अपहरण की जिस कोशिश को बहुत ही हल्के ढंग से ले रहा था वह बहुत गंभीर थी। तुम पूरे के पूरे बेवकूफ़ निकले पास को। अरे मैंने तुमसे डॉक्टर अनीस के अपहरण के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि तुम्हें उसका अपहरण राजनगर में ही करना है। पता है राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील मौजूद है। एक तो वह वैसे ही राजनगर में अपराध नहीं होने देता और ऊपर से डॉक्टर अनीस उसका दोस्त है। तुमने सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया ना। कोई काम नहीं बिगाड़ा डागा साहब। मैंने बहुत ही गुप्त तरीके से डॉक्टर अनीस के अपहरण की वह कोशिश कराई थी। जिन बदमाशों को इंस्पेक्टर स्टील ने पकड़ा है, स्टील उनसे हमारे बारे में कुछ नहीं जान पाएगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और दूसरा, मैंने पता कर लिया है कि अपने अपहरण की कोशिश के बाद भी डॉक्टर अनीस ने दिल्ली पहुंचने की अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराई है। वह सहारा इंडिया एयरलाइन से कल निर्धारित समय पर दिल्ली आ रहा है। दिल्ली पहुंचते ही हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। नहीं, उसे दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपने कब्जे में लेना होगा, और ये काम करेगा मेरा सुपर विलेन एरो। राजनगर से दिल्ली पहुंचने का तत्पर इस प्लेन में। अटेंशन प्लीज, कुछ ही देर में हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। यात्रियों से निवेदन है कि कृपया अपनी सीट बेल्टें बांध लें, धन्यवाद। शायद दिल्ली अभी दूर थी। प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट के इस हिस्से को देखने से तो ऐसा ही लगता है जहाँ से एक अनचाहा पैसेंजर प्लेन में सवार हो रहा है। एरोप्लेन में आ चुका है, अब वह प्लेन दिल्ली पहुँचेगा।
लेकिन एक सवारी को छोड़कर धाक। आओ, ये कौन है और इस प्लेन में कहाँ से आ गया? एरो नाम है मेरा। अपने आप को हवा में बदल कर मैं कहीं भी चुटकियों में पहुंच सकता हूँ। यहाँ भी मैं ऐसे ही पहुंचा हूँ। और मेरा यहाँ पहुंचने का मकसद है डॉक्टर अनीस को अपने साथ ले जाना। और हम तुझे ऐसा करने देंगे? हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि डॉक्टर अनीस के मना करने के बाद भी हमें इनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। बकवास मत करो। हटो एरो के आगे से। आओ, इसने हमें हवा में उड़ा दिया। फायर करो इस पर, थाए थाए। एरो पर गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन ऐसा करके तुमने अपनी मौत बुला ली। लो, संभालो इन एयर ब्लास्टों को। भचाक भच। एरो के एयर ब्लास्टों ने सभी को चकित ही नहीं किया, भयभीत भी कर दिया। जिसे मौत का डर नहीं, वह मेरे कदमों में डॉक्टर अनीस की तरह बढ़ने से रोकने आ सकता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई। सभी अपनी सीटों से और भी ज़्यादा चिपक गए। लेकिन फिर भी डॉक्टर अनीस रजा की बढ़ते एरो के कदम भी रुके और वह औंधे मुँह प्लेन के फर्श पर भी आ गिरा। धड़ाक। ओह, ये किसने किया? कौन माई का लाल मुझे रोकने आया? मैं, परमाणु। परमाणु? तो तू हवा में उड़ते इस प्लेन में कैसे पहुंचा? वैसे ही जैसे तू पहुंचा कार्गो कंपार्टमेंट से। फ़र्क यह है कि तू वहाँ के सुराखों से हवा बनकर प्लेन में पहुंचा और मैं कड़ों में बदल कर। और इसी के साथ तेरे और मेरे उद्देश्य में भी फ़र्क है। तू डॉक्टर अनीस का अपहरण करने आया है और मैं उन्हें बचाने। राजनगर में हुए डॉक्टर अनीस रजा के अपहरण की खबर पाकर अगर मैं सतर्क ना हो गया होता और इस प्लेन पर मेरी खास नज़र ना होती, तो मैं डॉक्टर अनीस रजा के अपहरण को रोक नहीं पाता। भड़ाक। उफ। क्या सोचने लगा परमाणु? ज़रूर ये सोच रहा होगा कि एरो तुझे कैसे मारेगा। ओह, एयर ब्लास्ट से। परमाणु के पास तेरे इन एयर ब्लास्टों को भी रोकने के साधन हैं, और तुझे रोकने के भी। एरो को रोकना इन चमकीले धागों के वश की बात नहीं। ओह, एरो हवा बनकर मेरी परमाणु रस्सी के कैसे बाहर भी निकल गया है और उसने मुझे अपनी हवाओं से बनी अजीब सी रस्सियों में कैद भी कर लिया। मुझे तुरंत ही छोटा होना होगा, क्योंकि इसका इरादा इस तरह फंसाकर मुझे अपने एयर ब्लास्ट से मारने का है। ओह, सही समय पर बचा। लेकिन अगर यह इसी तरह एयर ब्लास्ट करता रहा तो वे यात्री नहीं बचेंगे जो सिमटे सुकड़े अपनी अपनी सीटों पर बैठे। काश ये सभी एक ही कोने में इकट्ठे हो जाते तो मेरे लिए न बचाना और एरो से मुकाबला करना आसान होता। परमाणु की समस्या को डॉक्टर अनीस समझ गया था तभी। सभी इधर आ जाओ। कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। कोई नहीं। ओ था। जाने दे उन्हें। मैं तेरे लिए मैं हूं ना। अब रहने नहीं दूंगा तुझे। कौन रहेगा कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सही कहा। और अब वह वक्त आ गया है। ओह, ये क्या? मेरे हाथ तो इसके शरीर में धंस गए, लेकिन कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। हा 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 हा। सोच रहा है ना कि तू मेरे शरीर में कैसे फंस गया? असल में मैंने अपनी बेल्ट के स्विच को दबाकर अपने शरीर के ठोस तत्वों को ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ मेरा शरीर हवा जैसा बन गया है और मेरे हवा जैसे शरीर में कुछ भी घुस सकता है, लेकिन निकल नहीं सकता, जैसे तू नहीं निकल पा रहा। और चूंकि अब तेरे दोनों हाथ मेरे शरीर में फंसे हैं, इसलिए तू अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर ट्रांसमिट भी नहीं हो सकता। हा 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 हा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बोल कर भी हो सकता हूँ ट्रांसमिट। अब मैं तेरा परमानेंट इलाज करता हूँ, क्योंकि तड़ी तड़ी में तूने मुझे अपनी कमज़ोरी बता दी है, जो इस बेल्ट के रूप में। अब परमाणु के कहर से कैसे बचेगा? अपनी ऑल्टरनेटिव पावर की वजह से। हालांकि मेरी ऑल्टरनेटिव पावर कुछ ही देर के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ ही देर में बहुत कुछ कर जाऊंगा। ओह, एरो ये क्या कर रहा है? वह मुझ पर अपने वार करने की जगह अपने हाथों से चारों तरफ भीषण हवा छोड़ रहा है। आखिर ऐसा करके करना क्या चाहता है ये? एरो जो करना चाहता था वह कुछ पलों में ही सामने आ गया। हा 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 हा। मुझे डॉक्टर अनीस रजा को लेकर यहाँ से जाना है। ये तेरी मर्जी है परमाणु कि तू मुझे जाने देता है या यहीं रोके रखता है। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मैं अपनी अल्टरनेटिव पावर से प्लेन में हवा भर रहा हूँ, और ये बात तू जानता ही है कि प्लेन एयर टाइट होता है। हाँ, कार्गो कंपार्टमेंट में जो थोड़े बहुत सुराख थे उन्हें भी मेरी हवा ने बंद कर दिया। अब तो इस प्लेन की तुलना उस एयर टाइट ट्यूब से कर सकता है जिसमें लगातार हवा भरती रहे तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। मेरे यहाँ लगातार हवा भरने से इस प्लेन का भी यही हाल होगा। प्लेन हवा के अत्यधिक दबाव के कारण ट्यूब की तरह फट जाएगा और इसमें मौजूद सैकड़ों जिंदगियां मौत के मुंह में चली जाएंगी। और ये सब होगा सिर्फ डॉक्टर अनीस रजा की एक जान के पीछे। फैसला तेरे हाथ में है परमाणु, और मुझे फैसला सुनने की कोई जल्दी नहीं है। परमाणु की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, लेकिन डॉक्टर अनीस सब कुछ समझ रहा था। तभी तो मैं अपनी इकलौती जान बचाने के लिए सैकड़ों जिंदगियों से नहीं खेल सकता। अपनी हवा के प्रेशर को कम करो एरो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने फैसला कर लिया परमाणु, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले के बीच में नहीं आओगे। परमाणु चकित खड़ा देखता रह गया, जबकि डॉक्टर अनीस ने अपने आप को एरो के हवाले कर दिया। अपने आप को मेरे हवाले करने का शुक्रिया डॉक्टर। आओ हम चलें। भड़ाक। ये क्या किया तुमने?
उड़ते प्लेन के दरवाजे को तोड़ डाला, इस तरह तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, प्लेन के अंदर मौजूद एयर प्रेशर को हटाने के लिए प्लेन के दरवाजे को तोड़ना ज़रूरी था। और रही बात प्लेन के क्रैश होने की, तो इसके लिए परमाणु है ना, वह अपने जीते जी प्लेन को कैसे क्रैश होने देगा। सचमुच। ओह, प्लेन के दरवाजे को तोड़कर एरो ने एक साथ दो काम किए। एक तो उसने डॉक्टर अनीस से किया प्लेन के अंदर से दवा हटाने का अपना वादा निभाया, दूसरे उसने मुझसे अपना पीछा छुड़वाया। इस तरह मैं उसके पीछे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इस समय मैं इस प्लेन को क्रैश होने से बचाने में व्यस्त हूँ। लेकिन एरो डॉक्टर अनीस रजा को लेकर कहाँ गया होगा? रतन टागा के पास। वेलकम डॉक्टर अनीस रजा। रतन टागा भारत के सबसे आला दिमाग के वैज्ञानिक अनीस रजा का अपने मेहमान खाने में स्वागत करता है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मेरा मकसद तुम अभी सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें मेरे बहुत काम आना है। मतलब की बात करो। मतलब की बात तो यही है डॉक्टर कि तुमने यहाँ भी वही काम करना है जिसके लिए तुम राजनगर से दिल्ली आए, यानी तुम्हें प्रोफेसर कमल कुमार को ही कोमा से बाहर निकालना है। फ़र्क इतना है कि पहले तुम ये काम देश के लिए कर रहे थे, अब मेरे लिए करोगे। और मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम मरीज़ को ठीक करना होता है। तुम भी प्रोफेसर कमल कुमार को ठीक करोगे और यहाँ से चले जाओगे, बस। मान लो मैं ऐसा करने के लिए राज़ी भी हो जाता हूँ, तो प्रोफेसर कमल कुमार यहाँ कहाँ से आएगा? वह तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हॉस्पिटल में पड़ा है। ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इस समय प्रोफेसर जिसकी सुरक्षा में पड़ा हुआ है वही खुद उसे मेरे पास पहुँचाएगा। ऐसा कैसे होगा? होगा, देखते रहो डॉक्टर, ऐसा ही होगा। ओह, मैं अपने ट्रांसमीटर से इंस्पेक्टर से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब एक ही है, रतन टागा के इस अड्डे पर ऐसे यंत्र लगे हैं जो हर फ्रीक्वेंसी को बेकार कर देते हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रतन टागा का शातिर दिमाग एक और चाल चल रहा था, जबकि उसके द्वारा चली गई पहली चाल अभी तक हंगामा मचाई हुई थी। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सही कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। डॉक्टर अनीस रजा का दिल्ली में अपहरण हो गया। हालांकि दिल्ली पुलिस उन्हें खोजने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें स्पेशल ऑर्डर के साथ दिल्ली भेज रहे हैं। तुम्हें दिल्ली पहुंचकर सारी स्थिति पर नज़र रखनी है और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर डॉक्टर अनीस रजा को खोजना है। ओके सर। इंस्पेक्टर स्टील कमिश्नर के ऑफिस से बाहर निकला तो उसे सामने सलमा खड़ी दिखाई दी। अमर, अनीस भैया। अनीस को कुछ नहीं होगा। मैं उसे लेने दिल्ली जा रहा हूँ और उसे लेकर ही वापस लौटूंगा। इंस्पेक्टर स्टील का चेहरा अगर इंसानी होता तो उस पर अनीस के लिए चिंता की रेखाएं साफ उभरी नजर आती। दिल्ली वाले भी डॉक्टर अनीस के लिए कम चिंतित नहीं थे। इस समय सारी दिल्ली पुलिस की इज्जत तुम्हारे हाथ में इंस्पेक्टर विनय, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से स्पेशल ऑर्डर आए हैं कि अगर डॉक्टर अनीस रजा को जल्दी से जल्दी नहीं खोजा गया तो उसका जिम्मेदार हमारे डिपार्टमेंट को माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर, मैं डिपार्टमेंट में आँच नहीं आने दूंगा। मैं डॉक्टर अनीस रजा को किसी भी कीमत पर कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। और वैसे भी डॉक्टर अनीस रजा को मामा जी के लिए भी जल्दी से जल्दी ढूंढना बेहद ज़रूरी है, वरना मामा जी की कोमा की नींद मौत की नींद में बदल जाएगी। ओह, मोबाइल फ़ोन की घंटी ने इंस्पेक्टर विनय का ध्यान खींचा और मोबाइल फ़ोन को कान से लगाती हुए ऐसे चौक पड़ा जैसे दहकता अंगारा कान से लगा लिया। रतन डागा बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर विनय और प्यारे परमाणु, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे बोलने से तेरे और तेरे डिपार्टमेंट की वह परेशानी दूर हो जाए जिसने तुम्हारे छक्के छुड़ा रखे हैं। तो समझ ही गया होगा, मैं उस डॉक्टर अनीस रजा की बात कर रहा हूँ जिसे मेरे बनाए सुपर विलेन एरो ने तेरी आंखों के सामने से उड़ाया है। ओह, डॉक्टर अनीस रजा तुम्हारे पास है? हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे तुझे सौंप दूँ, लेकिन इसके लिए तुझे मुझसे एक सौदा करना होगा। सौदा? कैसा सौदा? मैं तुझे डॉक्टर अनीस सौंप देता हूँ, तू मुझे कोमा में पड़े अपने मामा यानी प्रोफेसर कमल कुमार को सौंप दे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। तुझे ऐसा ही करना होगा, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इधर मैं डॉक्टर अनीस रजा को मौत के घाट उतारूंगा ही, उसी के साथ उधर तेरा मामा भी मर जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ डॉक्टर अनीस ही है जो प्रोफेसर को नया जीवन दे सकता है। और फिर ज़रा सोच, मैंने अगर डॉक्टर अनीस को मार डाला तो फिर तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट का क्या होगा? तुम्हारा डिपार्टमेंट कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। सारी दुनिया तुम्हारे डिपार्टमेंट पर थू थू करेगी। एक बार फिर फैसला तेरे हाथ में है विनय, और एक बार फिर तू ना करने की हालत में नहीं है। उह, सच में विनय के ना करने का प्रश्न ही नहीं था। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। बताओ, मुझे प्रोफेसर को लेकर कहाँ पहुँचना है? शाबाश, सुनो बताता हूँ। कानून की रक्षा के लिए कानून का एक रखवाला झुक गया था, और यही वह समय था जब कानून के एक और रखवाले ने दिल्ली में कदम रखा था। और दिल्ली में कानून तोड़ने वालों की कमी नहीं है। सामने से मुर्गी आ रही है, शानदार सूट बूट में है, अच्छा माल होगा इसके पास। अभी उसका सारा माल हमारा हो जाता है। रुक, तेरे पास जो भी है निकाल उसे। अरे, ये तो रुकता ही नहीं। रुकेगा, जब 3 हथियार एक साथ इसके पेट में जाएंगे तो ये क्या, इसकी सांसें भी रुकेंगी। आए, ये मेरे चाकू का क्या हुआ? मेरी तलवार तो मुड़ गई। मेरी तो सिर्फ मुड़ी है, मेरा तो टूट ही गया। आओ! अब हड्डियों के टूटने की बारी है, अटैकिंग मोड। और यही कानून से टकराने की तुम्हारी सज़ा है।
बाकी के सवाल तो तुम्हारे यहाँ की पुलिस करेगी। मुझे तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करना है। बताओ, तुम उसके बारे में क्या जानते हो जिसने डॉक्टर अनीस रजा का अपहरण किया है? हम कुछ नहीं जानते। माँ की बाप की ताऊ चाचा जिसकी भी कसम ले लो, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम नहीं तो कोई तो उसके बारे में जानता होगा, और वो जो भी है वह धड़ाक मुझसे ज़्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। प्यूं प्यूं। इंस्पेक्टर स्टील को जिसकी चिंता थी परमाणु से बचाने आ पहुंचा था। मैं प्रोफेसर कमल कुमार को ले आऊँ रतन डागा। मैं जानता था तू ऐसा ही करेगा परमाणु, क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरे लिए फ़र्ज़ और देश सेवा अपने किसी भी रिश्तेदारी से बढ़कर है। प्रोफेसर की जगह अगर तेरा पिता भी इस जगह होता तो तू उसे भी मेरे पास लाने से नहीं हिचकिचाता। ये बात छोड़ डागा और ये बता कि डॉक्टर अनीस कहाँ है? वो रहा प्रोफेसर, मुझे मिल चुका है। अब तू उसे लेकर आराम से यहाँ से जा सकता है। भारी मन से चलता हुआ परमाणु डॉक्टर अनीस रज़ा की तरफ बढ़ा। माफ़ करना मामा जी, आपकी ज़िंदगी भगवान के हाथ में। जबकि दिल्ली पुलिस और देश के लिए नाक का सवाल बनकर डॉक्टर अनीस की जान रतन डागा नामक इस शैतान के हाथ में। इसलिए मेरे लिए डॉक्टर अनीस की जान आपकी जान से कीमती है। इसलिए मुझे आपको इस शैतान के हवाले करके डॉक्टर अनीस को यहाँ से लेकर जाना है। डॉक्टर अनीस को वहाँ से लेकर रवाना होते परमाणु का दिलो दिमाग निश्चय ही अपने मामा को खो देने के गम में डूबा हुआ था। तभी तो वह रतन डागा के अधरों पर कत्थक करती उस रहस्यमय मुस्कान को नहीं देख पाया था, और ना देख पाया था उन आंखों में आई चमक को। वह तो परमाणु है। उसने अपने हाथों में बेहोश अनीस को संभाल रखा है। अनीस की तलाश में भटकती इंस्पेक्टर स्टील की आंखें थी वो, और इंस्पेक्टर स्टील परमाणु को दाद दिए बिना नहीं रह सका था। परमाणु को दिल्ली की आंख सही कहा जाता है। सचमुच उसकी नज़र में पूरी दिल्ली रहती है, इसलिए उसने अनीस को ढूंढ निकाला। ओह, ये परमाणु ने क्या किया? उसने अचानक अनीस को हवा में उछाल दिया। और ये सब परमाणु क्या कर रहा है? वह तो अनीस पर अपने परमाणु छल्लों का हमला कर रहा है। परमाणु ने जो किया उसने तो इंस्पेक्टर स्टील को सिर्फ हैरत में ही डाला, लेकिन उसके परिणाम ने उसके फौलादी शरीर के जर्रे जर्रे को हिला डाला। ओह, अनीस नामक उस शख्स के शरीर के पर खच्चे उड़ते देखे थे उसने, जो उसके लिए ठीक वैसे ही अहमियत रखता था जैसे शरीर में जान। और जब शरीर से जान ही निकल गई थी तो भला दिमाग कहाँ साथ देता? परमाणु, तू मेरा दोस्त अनीस का हत्यारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्टील ने कब अपनी मेगा गन संभाली, कब उसे अपने हाथों पर फिट किया और कब फायर किया, ये उसे पता ही नहीं चला। पड़ा। अब परमाणु के पर खच्चे उड़ने की देर थी, और ऐसा हो भी जाता अगर ऐन समय पर परमाणु सचेत ना हो गया होता और ट्रांसमिट ना हो गया होता। ओह, किसी ने मुझे मिसाइल का निशाना बनाना चाहा। कौन है वह? अटैकिंग मोड। इंस्पेक्टर स्टील दिल्ली में, और उसने मुझ पर मिसाइल दागी? क्यों? जवाब में इंस्पेक्टर स्टील के साथ उसकी गन भी गरजी। तूने डॉक्टर अनीस की हत्या की है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं हत्यारे। मैं हत्यारा नहीं हूँ। देश और इस शहर की रक्षा के लिए उस डॉक्टर अनीस का खत्म होना बेहद ज़रूरी था। ओह, अगर ऐसा है हत्यारे, तो तेरा खत्म होना भी बेहद ज़रूरी है। मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर। ओह, अब तो मैं सिर्फ तेरी मौत की चीख ही सुनना चाहता हूँ। लगता है तेरे स्टील के शरीर में रखा इंसानी दिमाग खराब हो गया है। पहले तुझे ठीक करता हूँ, फिर तेरे दिमाग को ठीक करूँगा। ट्रबल, यूज़ कटर इमीडिएटली। ये दिमाग तो अब तेरी लाश देख कर ही शांत होगा, और तुझे लाश बनने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ओह, यह हर पल अपने वारों को और भी ज़्यादा खतरनाक कर रहा है, और मेरे लिए इसे रोकना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसे रोका नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कानून के रखवाले के हाथों एक ऐसा जुर्म हो जाएगा जिसके लिए कानून उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ऐसे में इंस्पेक्टर स्टील को रोकने का एक ही तरीका है। मैं उसे समझा सकूं कि मैंने डॉक्टर अनीस को क्यों ख़त्म किया, लेकिन जुनूनी हो चुका स्टील को समझने को तैयार ही नहीं। इसलिए मेरी समझ में यही आ रहा है कि अगर इंस्पेक्टर स्टील के हाथों कानून को टूटने से बचाना है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और जाकर इस विषय में प्रोबोर्ड से बात करनी चाहिए। इस बार परमाणु ट्रांसमिट हुआ तो फिर वहाँ नज़र नहीं आया। ओह, बचकर भाग गया वो हत्यारा। लेकिन जाएगा कहाँ? मैं सज़ा देने के लिए उसे जल्दी ढूंढ लूँगा। कानून के दो रखवालों की यह मुठभेड़ शहर और देश के लिए चिंता का, और रतन टागा के लिए खुशी से नाच उठने का विषय था। मैंने डॉक्टर अनीस का हूबहू पुतला बनाकर उसे परमाणु को सौंपने का प्लान इसलिए बनाया था ताकि जब परमाणु उस पुतले को लेकर जाए तो उस पुतले में मौजूद बेहद शक्तिशाली बम उसके पर खच्चे उड़ा दे। लेकिन परमाणु उससे बच गया। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील ने परमाणु को डॉक्टर अनीस के शरीर के पर खच्चे उड़ाते देख लिया, और उसने समझा कि परमाणु ने डॉक्टर अनीस को मार डाला, और इंस्पेक्टर स्टील परमाणु का दुश्मन हो गया। अब मुझे परमाणु को ख़त्म करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इंस्पेक्टर स्टील खुद ही परमाणु को ख़त्म कर डालेगा। और इधर मैं डॉक्टर अनीस की मदद से प्रोफेसर कमल कुमार को होश में लाऊंगा, और फिर उन दोनों को अपने इशारे पर नचाकर उन्हें ऐसे परमाणु और स्टील बनाने के लिए मजबूर करूंगा जो मेरे गुलाम होंगे, जो मेरा और सिर्फ मेरा हुक्म मानेंगे। हा हा हा। मुझे तो लगता है आपका ये सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है डागा साहब। स्क्रीन पर जुम्बिश करता दिखाई देता प्रोफेसर कमल कुमार का शरीर बता रहा है कि उसे कोमा से बाहर निकालने में डॉक्टर अनीस सफल हो रहा है। सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है तू।
लेकिन मुझे आपके इंस्पेक्टर स्टील के द्वारा परमाणु को मारने वाली स्कीम फेल होती नज़र आ रही है, क्योंकि परमाणु इंस्पेक्टर स्टील के सामने ना आने का फैसला करके जा चुका है। मैं स्टील को ही परमाणु के पास पहुंचा देता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है डोगा साहब? हो क्या सकता है डोगा? होगा। हो क्या सकता है? होगा। एकदम होगा। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में मुझे इंस्पेक्टर विनय से मिलना है। मेरे ख्याल से आप राजनगर पुलिस के सुपर कॉम इंस्पेक्टर स्टील हैं। मैं ही इंस्पेक्टर विनय हूँ। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? मुझे डॉक्टर अनीस हत्याकांड के विषय में आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? क्यों नहीं, आइए। जल्दी इंस्पेक्टर स्टील इंस्पेक्टर विनय को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचा था। आप मुझे अजीब जगह पर ले आए हैं। खैर बताइए, आप मुझसे डॉक्टर अनीस हत्याकांड के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? क्या उनकी हत्या हो गई है? हाँ, और अटैकिंग मोड। उसकी हत्या तूने की है इंस्पेक्टर विनय उर्फ परमाणु। परमाणु? और मैं? आपको गलतफहमी हुई इंस्पेक्टर। उफ, गलतफहमी हो सकती थी अगर मेरी आंखें आंखें होती, स्कैनर ना होती तो। और मैं इस समय तेरे शरीर को स्कैन करके तेरे शरीर पर मौजूद परमाणु की ड्रेस, बेल्ट और यंत्रों को ना देख रहा होता तो। और इसका मतलब यह है कि जिसने मुझे ये बताया कि इंस्पेक्टर विनय परमाणु है वह सच है। ओह, तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो। तो अब मुझे इंस्पेक्टर विनय बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी परमाणु बनना होगा, तुम्हें यह सच्चाई बताने के लिए कि मैंने डॉक्टर अनीस की हत्या नहीं की है। शक और गलतफहमी की गुंजाइश हो सकती थी। उफ, अगर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता तो। कभी कभी आंखों देखा भी धोखा हो सकता है, और ये बात मैं तुम्हें समझा सकता हूँ अगर तुम मुझे मौका दो तो। उफ, इंस्पेक्टर स्टील तो मेरी बात सुनने के लिए कतई तैयार नहीं है, और मैं इस बात के लिए कतई तैयार नहीं कि मैं स्टील पर कोई घातक वार करूँ। तो फिर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, मैंने इस मामले में प्रबोट को कोई हल निकालने के लिए कहा था। मुझे प्रबोट से बात करके उससे पूछना चाहिए कि उसने इस मामले में कुछ किया या नहीं। प्रबोट, प्रबोट, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ परमाणु, मैं तुम्हें सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और इसी के साथ इंस्पेक्टर स्टील रूपी समस्या का कोई हल भी सोच रहा हूँ। कुछ हुआ? परमाणु को अपने सवाल का जवाब जानने का समय नहीं मिला, और वैसे भी परमाणु के पास ज़्यादा समय था भी नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील उसे बचने का कोई भी मौका देने के लिए तैयार नहीं था। इस समय स्टील पर जुनून सवार था। हर हाल में अपने निर्माता, अपने दोस्त, अपने रहनुमा डॉक्टर अनीस के हत्यारे को खत्म करने का जुनून। परमाणु के परखच्चे उड़ चुके थे। अब समय था इंस्पेक्टर स्टील के मस्तिष्क में चलती जुनून की आंधी के शांत होने का, और उस कृत्य पर पछतावा करने का जो जुनून की आंधी की रौ में बहकर हो गया था। मैंने परमाणु को मार डाला। उस परमाणु को जो दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा किसी छत की तरह करता था। उस परमाणु को मार डाला मैंने, जिसकी आंख हमेशा दिल्ली में घटने वाली हर छोटे बड़े अपराध पर टिकी रहती थी, और जिसके साथ दिल्ली के कानून के बहुत बड़े मुहाफिज थे। और ये सब किया मैंने जिसे सारी दुनिया फ़र्ज़ की मशीन के नाम से जानती है, और जिसका निर्माण भी सिर्फ इसलिए हुआ था कि वह कानून की हर धारा का प्रयोग करेगा। जो जिंदा रहेगी तो कानून की रक्षा के लिए, खत्म होगी तो कानून की रक्षा के लिए। लेकिन आज फ़र्ज़ की इस मशीन ने अपने अंदर रखे एक इंसानी दिमाग की भावनाओं के जुनून में बहकर कानून की हर धाराओं की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अपने आप को कानून का सबसे बड़ा भक्षक सिद्ध कर दिया। इस मशीन को अब साबुत रहने का कोई अधिकार नहीं। इसे पुर्जा होकर बिखर जाना चाहिए। नहीं दोस्त, पुर्जा तो उन्हें हो जाना चाहिए जिसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि फ़र्ज़ की राह पर चलने वाली मशीन अपनी राह से भटक गई। परमाणु, तुम जिंदा हो? तो फिर वह कौन था जिसके मैंने अभी अभी परखच्चे उड़ाए थे? तुम्हारी आंखों में तो ऐसे स्पेशल कैमरे लगे हुए हैं जो किसी भी देखे हुए दृश्य को स्कैन करके तुम्हारी मेमोरी में सेव कर देते हैं, और तुम उसे कभी भी रिवाइंड करके देख सकते हो। उन दृश्यों को रिवाइंड करो और उन्हें एनलार्ज करके देखो, सब पता चल जाएगा कि क्यों मैंने डॉक्टर अनीस के शरीर के परखच्चे उड़ाए थे। चकित स्टील का कुछ न सूझा, सिर्फ अपने कैमरों से संबंधित यंत्रों से छेड़छाड़ करने के सिवा। और यहाँ प्रोफेसर कमल कुमार कोमा से बाहर आ रहा है। तूने कमाल कर दिया डॉक्टर अनीस। यू आर जीनियस, रियली जीनियस। इसी कमाल के साथ तू प्रोफेसर कमल कुमार के साथ मिलकर मेरे लिए सुपर हीरो और सुपर विलेनों का निर्माण कर। मैं तुझे दौलत से लाद दूंगा। प्रोफेसर कमल कुमार को मैंने इसलिए कोमा से बाहर नहीं निकाला कि मुझे तुझसे दौलत का लालच है। ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं प्रोफेसर कमल कुमार नाम के वैज्ञानिक को गुमनाम मौत मरते नहीं देख सकता था। अब तू मुझसे कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकता जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूँ तेरे साथ साथ प्रोफेसर कमल कुमार का भी यही जवाब होगा, इसलिए मैंने तुम दोनों का जवाब बदलने का इंतज़ाम पहले से कर रखा है इन माइक्रोचिप्स के रूप में। मैं इसे तेरे और प्रोफेसर कमल कुमार के दिमागों में फिट करूँगा। फिर तुम दोनों मेरा कहा बिल्कुल इस तरह मानोगे जैसे गुलाम अपने आका का कहा मानता है। फिलहाल तो तुझे हमारा कहा मानना होगा रतन डागा, और हमारा कहना यह है कि तुम हमारे साथ जेल चलो। परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील, तुम दोनों साथ साथ, और वो भी मेरे हेडक्वार्टर पर। कैसे? तेरे पहले सवाल का जवाब देता हूँ। इंस्पेक्टर स्टील मेरा दुश्मन इसलिए बना था क्योंकि उसने मुझे इंस्पेक्टर अनीस को मारते हुए देखा था। इंस्पेक्टर स्टील की ये गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने प्रोबोट से अपने जैसा चलता फिरता पुतला बनवा कर वहाँ भेजने को कहा जहाँ मैं और स्टील लड़ रहे थे।
और मेरा वह पुतला जब मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे अपनी जगह इंस्पेक्टर स्टील के सामने कर दिया। स्टील ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही मेरे पुतले के परखच्चे उड़ा दिए। जब मैंने सामने आकर ये बात इंस्पेक्टर स्टील को बताई तो उसने अपनी मेमोरी में से दृश्यों को रिवाइंड और एनलार्ज करके यह हकीकत जान ली कि जिसके उसने परखच्चे उड़ाए असल में वह मैं नहीं, मेरा पुतला था। यह बात जब इंस्पेक्टर स्टील की समझ में आई तो उसने खुद ब खुद उन दृश्यों को रिवाइंड किया जिसमें उसने मुझे डॉक्टर अनीस के परखच्चे उड़ाते देखा था। स्टील ने उन दृश्यों को भी एनलार्ज करके देखा था। डॉक्टर अनीस एक पुतला था। ये बात तब उसकी समझ में आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। डॉक्टर अनीस जिंदा है ये जानने के बाद ज़रूरत थी तुम्हारे इस अड्डे पर पहुंचने की, और ये काम किया मेरे शरीर में फिट उस ट्रांसमीटर ने जिसका संबंध इंस्पेक्टर स्टील से है। हालांकि तुम्हारे इस अड्डे पर आते ही इसने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने जल्दी उसे फिर काम करने और इस लायक बना दिया कि वह स्टील को मुझ तक पहुँचा दे, और मैं परमाणु के साथ तुम तक पहुँच गया। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे अरेस्ट करने वाले मौत की बहाव में अरेस्ट हो जाते हैं, मेरे इजाद किए गए इस मल्टी विलन के हाथों। धड़ाक। ओह, इसे मल्टी कबाड़ बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मल्टी विलन ज़्यादा देर तक कबाड़ने बना नहीं रहा। मल्टी विलन की मल्टी खूबियों में ये भी एक खूबी है कि ये टूटने के साथ ही दोबारा बन जाता है। देखो और भुगतो। उफ। और इसकी मल्टी खूबी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके शरीर से निकला भीषण करंट उनको भी झटका दे सकता है जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शॉक प्रूफ समझते हैं, जैसे तेरे और इंस्पेक्टर स्टील के वे शरीर जिन्हें कभी करंट नहीं लगा। देखो अब तुम दोनों करंट से कैसे तड़प रहे हो। करंट ने परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ कर रख दिया। पता ही नहीं चला उन दोनों को कि मल्टी विलेन ने कब उन्हें अपने मल्टी शिकंजों में जकड़ा और बर्बादी के मुहाने पर ले जाकर खड़ा किया। हा 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 हा। मल्टी विलेन के शिकंजे में फंसकर अब तुम दोनों नहीं बचोगे, क्योंकि सहयोग से तुम दोनों की मुख्य ताकत कंप्यूटराइज्ड है, और मल्टी विलेन के शिकंजों में फंसने के बाद हर कंप्यूटराइज्ड ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए इन शिकंजों से ना तो तुम अपनी बेल्ट का प्रयोग करके ट्रांसमिट होकर बच पाओगे परमाणु, और ना इंस्पेक्टर स्टील अपनी शारीरिक ताकत के बल पर इन शिकंजों को तोड़ पाएगा। वो सही कह रहा है। इस मल्टी विलन के शिकंजों ने मेरी बेल्ट को बेकार कर दिया है। मेरी कोई भी पावर काम नहीं कर रही। मेरे शरीर के भी सभी कंप्यूटर बेकार हैं। उनके बिना तो मैं हिलडुल भी नहीं पा रहा हूँ। छूटना तो अलग बात है। हा 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 हा। तुम दोनों छूटने की जगह सिर्फ अपनी अपनी बर्बादी की तैयारी करो, और तुम्हारी वह बर्बादी तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। मल्टी विलन टुकड़े टुकड़े कर डाल इसके इनके। परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मल्टी विलन हरकत में आया, लेकिन अगले ही पल अरे ये मल्टी विलन को क्या हुआ। वह परमाणु इंस्पेक्टर इस विलेन की धज्जियाँ उड़ाने की जगह नीचे क्यों गिर गया। तेरा मल्टी विलेन बेकार हो चुका है। इस कंप्यूटर पैनल की मदद से मैंने उसे बेकार कर दिया। प्रोफेसर कमल कुमार, तुम पूरी तरह होश में आ गए। हाँ, हालात ने मुझे वक्त से पहले ही होश में ला दिया, और होश में आने के बाद तेरे इस मल्टी विलेन को बेकार करना मेरे लिए बाएं हाथ का काम था, क्योंकि तूने इसे बनाने के लिए अपनी जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वह तूने मुझसे ही सीखी है। और इसके बेकार हो जाने के बाद परमाणु की बेल्ट और इंस्पेक्टर स्टील के कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर, तूने मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूर हटा प्रोफेसर के शरीर से अपने गंदे हाथ को, नहीं तो टूट जाएंगे ये। नहीं परमाणु, इसके शरीर को नुकसान पहुंचाकर कानून को अपने हाथ में मत लो। ये कानून का मुजरिम है, इसे कानूनी सज़ा देगा। अपराधी कानून की गिरफ्त में आ चुका था, और फिर जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खेद है परमाणु। इसमें खेद की कोई बात नहीं है स्टील। जो कुछ हुआ अगर वह ना होता तो शायद हम प्रोफेसर को कभी भी कोमा से बाहर नहीं ला सकते थे। लेकिन इस मामले में मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तुम्हें इंस्पेक्टर विनय के राज के बारे में जो जानकारी मिले उसे तुम्हें भूलना होगा। तुम किस इंस्पेक्टर विनय की बात कर रहे हो। मैं किसी इंस्पेक्टर विनय के बारे में कुछ नहीं जानता। उसके बारे में मेरे दिमाग और मेरे कंप्यूटर में जो मेमोरी थी मैंने सारी की सारी डिलीट कर दी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक नास्तिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।